हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में 8 लेक्चर्स हमने पढ़े। लास्ट लेक्चर हमने रेजोनेंस की बात की थी, हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की थी, जिसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन किया था कि हम किस तरह से दो गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर है तो उसमें हम किस तरह से ये बताते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अनदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जो हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इसके बहुत सारे हैं। मैं एक बार इसकी पूरी समरी लिखा देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद हम बारी बारी एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, जो काफी यूजफुल है एंड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, दैट इज कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये जो टॉपिक है आपको इनऑर्गेनिक चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये है कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आई एम सॉरी, नॉट कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात किए थे, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में। तो ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अगर आपको पता हो या ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इस बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 1+π/σ फॉर्मूला होता है इसका, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो 1+1/2, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। CO बॉन्ड ऑर्डर, ये RC नहीं, ये C और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है, अब ये जो है 3/2 माना जाता है, ठीक है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। ये सारे फॉर्मूला हम अभी आपको बताएंगे। जो सेकेंड इसका है, जिसका आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, +M-M, या फिर आप इसे +R या -R इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। जब आप मेजोमेरिक बोलेंगे तो +M, रेजोनेंस बोलेंगे तो +R। बात एक ही है दोनों की, ठीक है। इसको मेजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, आप जो मन वो बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जिससे जो हम पढ़ेंगे दैट इज एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इवन ये जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कई जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं जो इसे पूछे गए हैं। मैं एक दो आपको करा भी दूंगा एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बन आयन, हम देखा था फ्री रेडिकल देखा था कि स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम बात कर चुके हैं। बट अब हम उस कंपैरिजन करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये सारी चीजें हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर पढ़ चुके हैं। इस बार हमें मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पर पढ़। इसके बाद जो लास्ट हमें एप्लीकेशन इसका पढ़ना है दैट इज हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख देना हूँ, आप लिख लीजिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्टिकुलरली कोई चैप्टर नहीं मिलेगा इन केस ऑफ, आप जब एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपको जनरली कोई एक डिफरेंट टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, या फिर कोई डिफरेंट चैप्टर नहीं मिलेगा। ये एक कंक्लूड किया हुआ है जिसमें आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बट एक्चुअल में इसको अलग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। देखिए, अभी हम 9th लेक्चर पढ़ रहे हैं और अभी तक
अप्रोक्सीमेटली हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं, उनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर चुके हैं। तो इसका बहुत बढ़िया रोल होता है और ये एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, आप सिर्फ एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए इसे न पढ़ें, इसको इसलिए पढ़ें क्योंकि इसके बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये बेसिक है सबका। ठीक है, जैसे आप बिना 1 2 पढ़े मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसा ही जब तक आप जीओसी ना कंप्लीट कर लें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर नहीं हो सकते। आपको ऐसे हमेशा डर रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाएं जिनको आप क्वेश्चन ना बने, क्योंकि आप रटे हुए रहेंगे तब। ठीक है, तो रटने वाली बात नहीं है। खैर चलते हैं, अपना फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होती है, ठीक है, अगर वो वन, अगर सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ तो उसे बॉन्ड ऑर्डर 1 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, मान लेते हैं CH4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम CH4 की बात करें तो ये सभी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो है नहीं, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, हर एक के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लूं, लेट्स से H2 या फिर SO2। ठीक है, अगर हम SO2 की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड कितना है। ठीक है, SO के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दैट इज 2, एक ये तो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको तब बहुत मुश्किल हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर बताना जब आप रेजोनेंस की जो कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेट आयन की हम बात कर लेते हैं, जैसे ये एसिटेट आयन है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर आप जनरली देखें, ठीक है, नॉर्मल तरीके से एकदम देखें, तो आप बोलेंगे कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड 2 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 1, बट एक्चुअल में ये दोनों ही इनकरेक्ट है। एक्चुअल में ये दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अभी तक हमने जो CO2, SO2 या CH4 जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे उनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था। ठीक है, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। ठीक है, दिस लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई एंड दिस पाई कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता है, CH3CO माइनस एंड डबल बॉन्ड O। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिले तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बहुत ही छोटा सा, दैट इज 1 + π/σ। अभी ये 1 + π/σ क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर जो पाई डिनोट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर दूं क्या। ठीक है, यहाँ पर जो पाई डिनोट कर रहा है दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स participating in resonance, participating in resonance। मतलब जो रेजोनेंस हो रहा है वैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हम लिखेंगे क्या, 1 + पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ठीक है, आप इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर लो तो सिर्फ इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है। चलिए, अब तो सिग्मा का समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस।
ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये कर रहा है, ये वाली सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में तो आ ही नहीं रही है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है, तो 1 + 1/2 दैट विल बी 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज 1 + π/σ, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसकी हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 3/2। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो इस फॉर्मूले को आप इसको नोट कर लें सब पॉज करके, और हम एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया है ना, तो नहीं किए हो तो जल्दी से कर लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा देता हूँ। तो मान लीजिए कि इस बार हम ले लेते हैं CO माइनस माइनस। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही छोटे से फॉर्मूला बेस्ड है ये। ठीक है, पहले इन तीनों को कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप इसकी RS बना लें। ठीक है, अभी तो मैं RS बना बना के करा रहा हूँ, बट एक्चुअल में अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्ट इसको करने लगेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप फिर इसको डायरेक्टली करना लगेंगे, इनफैक्ट आप क्वेश्चन को देखते ही उसको आंसर भी करने लगेंगे। खैर देखते हैं, इसके हम RS बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, लोन पेयर मान लीजिए पाई में कन्वर्ट हुआ, ये पाई लोन पेयर में, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O माइनस। ठीक है, अगेन दिस लोन पेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाले ऑक्सीजन का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला लोन पेयर अभी क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ और ये पाई लोन पेयर में, तो इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा कि O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, क्योंकि हर जगह से रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जरा एक बार बताना। 1 + π/σ। वेरी गुड, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 + पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इतना बात आप बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, हम उन्हीं पाई बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को हम मान लेते हैं, तो एक सिग्मा एक पाई। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट किया है रेजोनेंस में, ये भी एंड ये भी, बट पाई बॉन्ड कितने एक ही है, तो पाई बॉन्ड की जगह पे क्या होगा 1, सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, तो 1 + 1/3 यू विल गेट योर आंसर 4/3। बताइए यहाँ तक समझ में आया, इस बॉन्ड ऑर्डर में कैलकुलेट करने में कोई इशू तो नहीं है। चलिए, अगर ये इशू नहीं है तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अगर न किया हो तो इसका अगला क्वेश्चन आप कर लें। कर लिया है, चलो अच्छी बात है। चलिए आइए इसका देखते हैं। इसका जब हम RS बनाएंगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेकिंग में बता चुका हूँ, ये ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगा। ठीक है,
तो क्या हुआ कि ये निगेटिव चार्ज जहाँ पर हेड होता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज जाता है, पता है आपको। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप इसका एक और आरएस बना सकते हैं। ठीक है, एक बार पाई बॉन्ड इधर चला गया, एक बार इधर चला गया, मतलब अभी ये वाली एज जो है इधर आ सकता है पाई बॉन्ड, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा और जो नेक्स्ट आरएस बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर क्रॉस चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप यहाँ से क्या करें कि बॉन्ड ऑर्डर जो है हमें कैलकुलेट करना है, वो फॉर्मूला रख दें 1 + पाई अपॉन सिग्मा। ठीक है, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है, और सिग्मा कितने, 1 2 3, तो 1 + 1/3। अगेन जो हमारा आंसर होगा बॉन्ड ऑर्डर का वो होगा 4/3। बताइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें अब हम इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये वाला रेजोनेंस ये लोन पेयर क्या करेगा, रिवर्ट करेगा, पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई लोन पेयर में। ठीक है, फिर ये लोन पेयर रिवर्ट करेगा तो ये पाई लोन पेयर में, मतलब एक ये वाली बॉन्ड, ये और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये वाली भी करेगी क्या, नहीं ना, ये नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करेंगे 1 + पाई अपॉन सिग्मा होता है। इस केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2। किसी भी डबल बॉन्ड में पता है ना, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई इसमें, एक सिग्मा एक पाई इसमें, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। ये वाली नहीं हम कंसिडर करेंगे, देख सिर्फ 1 2 3। तो 1 + 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 5/3 हो जाएगा क्या। चलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3, इसका बॉन्ड ऑर्डर। बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज है क्या। अगर किसी को रेजोनेंस के बारे में नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा। आपको तो मैं रेजोनेंस सिखा चुका हूँ, इसका मतलब आप तो कर ही सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें। नोट कर लिया क्या, चलिए अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और मैं एग्जांपल्स कर देता हूँ आपको। आप एक बार इस सबको ट्राई कर लें। चलिए, ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो आप एक बार खुद से ट्राई कर लें। कर लिया, चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर है इसमें। देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा, बॉन्ड ऑर्डर को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 + पाई अपॉन सिग्मा। आप फार्मूला को बार बार जितनी बार बोलेंगे उतनी ही जल्दी है याद होगा। 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पार्टिसिपेट जो रेजोनेंस में कर रहे हैं, तो ये तो सभी बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 + 2/5, तो 5 + 1, ठीक है, 5 1 5 + 2 7/5 आंसर आ जाएगा क्या भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 7/5। ठीक है, आइए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं, 1 + पाई अपॉन सिग्मा। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक ये पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक ये भी सिग्मा है, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 1 + 3/4 7/4, ये आपका आंसर होगा इसका। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, अपने जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 + पाई अपॉन सिग्मा। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है,
इस वाले में तो 1 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, तो आपको 1 + 1/4 आंसर आ जाएगा 5। बताइए ये चीजें आपको कोई दिक्कत तो नहीं कर रही? चलिए अगर ये दिक्कत नहीं कर रही तो एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली जो जेई में क्वेश्चन आया था वो ऑप्शनल आया था। ठीक है, उसमें पूछे थे कि जो बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन के केस में होता है, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, इसमें क्या पूछा था कि उसमें पूछा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो बेंजीन का होता है, ठीक है, वो 2 होता है, 1.5 होता है, 1 होता है, या कोई और ऑप्शन था, आई थिंक पूरा मुझे याद नहीं है, नॉट नॉन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से ऑप्शन थे। कंफ्यूजन क्या थी? कंफ्यूजन ये थी कि जिसको रेजोनेंस के बारे में नहीं पता था वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर को याद, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबको पता होती है। ठीक है, शायद ही ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे जो केमिस्ट्री पढ़े और उनको बेंजीन की स्ट्रक्चर भी ना पता हो। तो जब वो स्ट्रक्चर बनाया तो इस तरह से बना। ठीक है, वो जनरल माइंड से देखें, जनरल माइंड क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है। तब उन्हें दो दो ऑप्शन दिखे। ठीक है, उनको ऑप्शन में 2 भी दिखा, 1 भी दिखा। अब यहाँ तो इशू हो गया, अब या तो वो तुक्का मार के आते हैं 2 या 1। ठीक है, और दोनों में ही उनको बोनस नंबर मिलता है। बोनस नंबर जानते हो ना, बोनस नंबर का मतलब होता है -1। अगर वो दोनों में से किसी भी एक पर टिक करते हैं तो उनको -1 मिलता है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के केस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो जरा, कितना आएगा 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 एंड 6 6, तो 1 + 1/2 1.5 था उसका एक्चुअल में ऑप्शन बी। वो एक्चुअल में ऑप्शन बी ही था या सी था, एक्चुअल मुझे याद नहीं है। ऑप्शन कुछ ऐसे ही थे, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो जे क्वेश्चन वो दिखा भी दूंगा। ठीक है, अभी बुक है मेरे पास, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग से आपको देखिए ऑप्शन ए भी दिखा, सी भी दिखा, मतलब डबल बॉन्ड बी वाले भी हैं, ये जो है सिंगल बॉन्ड वाले भी हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर था दैट इज ना वो डबल बॉन्ड था ना सिंगल बॉन्ड था। बॉन्ड ऑर्डर क्या थी 1.5। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थ्योरी खत्म होता है बॉन्ड ऑर्डर का। यहाँ तक चीज समझ को आ गई, आपको बात समझ में आ गई कंप्लीटली? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपैरिजन बेसिस पे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए था। ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं ये आपको पता है। ठीक है, आप इसके जितने भी बनेंगे स्ट्रक्चर्स वो अप्रोक्सीमेटली सेम तरह के ही दिखेंगे। सच टाइप ऑफ आरएस जो होते हैं उनको हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बोलते हैं। ठीक है, बट अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस में क्या होता है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस है। ठीक है, यार ये भी तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आ जाएगा, पर डिफरेंट कर देता हूँ मैं। मान लीजिए आपको है CH2 डबल बॉन्ड CH OH प्लस, नॉट प्लस, सिंगल पे। ठीक है, एक विनाइलिक अल्कोहल आपको गिवन है। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर आप आरएस बनाते हैं। आरएस किस तरह से बनता है कि CH2 ये लोन पेयर जो है पाई में कन्वर्ट होता है और ये पाई लोन पेयर में। ठीक है, तो ये CH2 माइनस होता है CH डबल बॉन्ड OH प्लस। ये चीज समझ में आई? अब देखिए ये क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्मूला 1 + π/σ वाला इस स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या होता है इनकरेक्ट होता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस के लिए ही ट्रू है। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस के लिए ही ये फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस पर नहीं बना सकते। एक्चुअल में जो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस जो होते हैं उनका आप एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते। वी कैन नॉट डिफाइन या फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बॉन्ड in case of unequally contributing resonating structure, unequally contributing resonating structure आप लिख लीजिएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब आप एक इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बना रहे थे तो उसमें एग्जैक्ट आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होता है कि आप ये तो बता सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर तो होगा। ठीक है, बट वो एग्जैक्ट कितना होगा आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलिए, अगर ये समझ में आई तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। कंपैरिजन के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक साइक्लिक क्लोरो कंपाउंड है ये। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्लोरीन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, ये वाली कौन सा वाला केस है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर लोन पेयर वाला केस है, आरएस में बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर रेजोनेंस होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये कितना होगा, बट हमें इतना जरूर पता है कि कम से कम 1 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर हम इसको x लिखें, ठीक है, तो x जो भी होगा हमें नहीं पता कितना होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.8 होगा, ठीक है, या 1.3 होगा, बट हमें इतना जरूर पता है कि 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा। ठीक है, इस केस की बात कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए A, ये B है। ठीक है, अब हम बी केस की बात कर लेते हैं। तो इस केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर ए का ज्यादा हुआ, किससे, बी से। पता ये चीज समझ में आई? अब देखिए यहीं पर एक और क्वेश्चन बन जाता है बॉन्ड लेंथ की एंड बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी की, ये क्या होता है इसे हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल मैं आपको इतना जरूर बता दे रहा हूं कि ये किस तरह से आप इन केसेस में आप बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब जिस भी कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर, जो भी बॉन्ड, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। वेयरएज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर। आप इस चीज को नोट पॉइंट करके आप इसको लिख लेंगे।
यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के आपको पूछ दे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ भाई किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी बॉन्ड लेंथ की एक्चुअल डेफिनेशन हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ जो है हमें ये पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब एक का अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। एक ये चीज समझ में आया। दूसरा बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताइए? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? एक का ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा? एक का ज्यादा होगा। बताइए यहाँ तक चीज समझ में आई? बात समझ में आई? बिल्कुल कोई इशू तो नहीं है इसमें। चलिए, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हम तीनों कंपैरिजन साथ में करते हुए चलेंगे ताकि एक पहले से ही फ्लो बना रहे, ताकि हमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी तीनों में से कोई भी पूछ ले हमें कोई इशू ना हो बताने। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए आर एस बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली बॉन्ड एक्स है और ये वाली बॉन्ड वाई है। ठीक है, अच्छा हम OH की बात करते हैं, तो आप एक काम करें, यहाँ पर OH कर लें। ठीक है, ताकि दोनों एग्जैक्ट मतलब दिखें। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंस का ही डिफरेंस हो और कोई डिफरेंस ना हो। तो इसमें क्या होगा? अब आपको बताना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तीनों बताना है। तीनों एक ही चीज है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इशू है, कुछ नहीं है और। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, हमें नहीं पता कितना हो क्योंकि ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस नहीं बना रहा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर तो फिक्स है कि ये तो वन ही रहेगा, एक ही बॉन्ड है तो वन ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब अगेन एक्स जो होगा वो वन से ज्यादा होगा और टू से क्या होगा? कम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक्स 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.8 हो सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, हम इसकी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एक्स का ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर एक्स का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर एक्स का ज्यादा होगा, सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी भी एक्स की ज्यादा होगी। यहाँ तक चीज बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसको आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, आपको जो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है वो सीसी बॉन्ड का करना है। ठीक है, मतलब इस कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं करना है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं करना। चलिए कंपेयर करिए, बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन ऑफ कार्बन कार्बन, जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है उसका कंपैरिजन हमें करना है।
आप ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। मैं एक्स वाई जेड लिख दे रहा हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आपको बॉन्ड ऑर्डर किए, ऑर्डर बताना है, ठीक है। फिर बॉन्ड एनर्जी का बताना है और फिर बॉन्ड लेंथ का बताना है। बताइए तीनों का जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं किसका कितना है, ठीक है। इसके बीच में क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली कितना आया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। चलो मान लिया रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर एक्चुअल में तो 2 बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अगर लोन पेयर है तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में। आपका जो RS बनेगा कुछ इस तरह से होगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जब आप इसका RS बना रहे हैं तो वन टाइम सिग्मा, सिर्फ वन टाइम बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, दूसरे टाइम बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 आ रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच का इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। मतलब y की वैल्यू, ठीक है, 1 से ज्यादा होगी और 2 से कम होगी। ये चीज समझ में आई। अगर ये चीज समझ में आया तो आप जेड वाला तो बता ही सकते हो, जेड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। इसमें कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 1 होगी। अब ऑर्डर को अरेंज कर दो आप, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, ये 2 है तो एक्स का होगा। ये 1 से बड़ा है 2 से कम है, मतलब वाई का बीच में होगा, और सबसे कम 1 है तो जेड होगा। ये ऑर्डर हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, एक्स का ज्यादा होगा, वाई का ज्यादा होगा, फिर जेड का। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्स का कम हो जाएगा वाई से और वाई का कम हो जाएगा जेड से। इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर ले। चलिए अगर समझ में आ गया तो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख देते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का है कि ये है कीटोन, और एक ये है, ठीक है। आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन करना है CO बॉन्ड का, ठीक है। कंपेयर करिए, इसका ज्यादा हो, आपको इसको मान लीजिए A और इसमें मान लीजिए B। A का ज्यादा होगा B से या B का ज्यादा होगा A से, या A का बराबर होगा B से। ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। कर लिया क्या, चलिए आइए हम देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिग्मा एंड डबल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड नहीं है, इनफैक्ट अगेन जो सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम CO बॉन्ड की बात कर ले, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो 2 होगा एग्जैक्टली।
रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। जहां पर रेजोनेंस नहीं होता है वहां पर तुम एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं, कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर रेजोनेंस होता है वहां पर इशू होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। किस तरह से कि ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और ये पाई लोन पेयर में। इसका जब आप आर एस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, वो माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, इस केस में जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से क्या है, कम है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर 2 से कम है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ बी, स्ट्रक्चर बी इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। चलिए, अगर समझ में आ गया तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इशू है और किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक वैरायटी जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उनका यहाँ पर बात कर लिया, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप GOC के कोई बुक में मिले तो आप उसको अटेम्प्ट करें एंड आई एम 110% श्योर कि आपसे वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। और अगर वो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही अच्छा मुझे लगा, ठीक है, कि रिलेटिव रहा, कुछ एग्जाम्स से रिलेटेड रहा, ठीक है, तो हो सकता है मैं उसके लिए एक सेपरेट 2-4 मिनट का जो भी वीडियो उसका सोल्यूशन तो बनेगा, मैं उसको बना के आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 यहीं तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उस टाइम हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इज मेजोमेरिक इफेक्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेजोमेरिक होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये किस तरह का होता है, किस तरह से ये बताया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, थैंक यू सो मच।